गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेशन में स्टार्ट करेंगे अपना कंसेप्ट थ्रेड के बारे में। तो थ्रेड एज ए मैंने आपको लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया था कि थ्रेड क्या चीज़ होती है। तो थ्रेड हमारा होता है लाइट वेट प्रोसेस होता है जो मल्टीटास्किंग अप्रोच को मतलब फुलफिल करता है। मैंने आपको पहले ही इस चीज़ का थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब वीडियो में बना चुका हूँ कि मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो मल्टीटास्किंग में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसर हो और हर एक प्रोसेसर को एक टास्क दे दिया और ताकि बहुत ज्यादा प्रोसेसर मिलकर मल्टीपल टास्क को करेंगे। लेकिन ये अप्रोच जो है वो मतलब काफी महंगा अप्रोच है जिसके अंदर में मतलब ज्यादा प्रोसेसर की कॉस्टिंग अपनी बढ़ जाती है। तो थ्रेड क्या होता है कि प्रोसेसर एक ही रहेगा लेकिन जो प्रोसेस होती है हमारे उसको नंबर ऑफ थ्रेड में डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे वन प्रोसेस है तो उसको भी एक नंबर ऑफ थ्रेड में डिवाइडेड कर दिया और फिर इसको भी एक थ्रेड के अंदर में बहुत सारी एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड क्रिएट कर दिए और फिर वो स्विचिंग मैकेनिज्म करेंगे हर एक प्रोसेस के साथ और वो फटाफट फटाफट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि थ्रेड कैसे थ्रेड का क्या चीज होती है। लाइट वेट सब प्रोसेस उसको बोला जाता है, बराबर, या तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। तो थ्रेड में बेसिक इसकी लाइफ साइकिल होती है कि किस तरीके से काम होता है। पहले थ्रेड क्रिएट होता है तो अपने स्टार्ट कर देते। स्टार्ट के बाद हमारा मतलब रनिंग स्टेट में आता है, रनिंग के बाद रनेबल में आता है, रनेबल के बाद रनिंग में आता है, रनिंग के बाद में आपको रोकना है तो स्लीप मेथड के जरिए से आप ब्लॉक करके वापस थ्रेड थोड़ी देर तक स्टैंड मोड में रहेगा। फिर वापस अगर वो उसका टाइम एग्जीक्यूट पूरा हो जाएगा तो वापस रनेबल में आके रनिंग हो जाएगा और इसके बाद इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी और वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो थ्रेड क्या होता है, हमारा प्रोग्राम ये इसकी बेसिक लाइफ साइकिल है कि इस तरीके से थ्रेड हमारा काम आउट करेगा। तो अब देखो न्यू मतलब न्यू थ्रेड क्रिएट हुआ, थ्रेड क्रिएट होता है हमारे यहाँ पर हमने थ्रेड का एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया है या रन मेथड को हमने यूज किया है। और जैसे तुम हम अंडरस्टैंड करें कि रनेबल और रनिंग में क्या फर्क है। तो देखो, मान लो कि प्लेयर्स है, उसको दौड़ना है तो ग्राउंड के अंदर में उसको ला दिया, लेकिन ग्राउंड में अभी आने के बाद भी, स्टार्ट होने के बाद भी जब तक सिग्नल नहीं मरेगा तब तक वो दौड़ना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब वो मतलब यहाँ पर स्टार्ट है लेकिन अब सिग्नल टीचर की तरफ से मिल गया स्टूडेंट्स को, भाई तुम ग्राउंड में तो हो लेकिन अब दौड़ना शुरू कर दो। तो रन मेथड जब कॉल होगी मतलब रनिंग का स्टार्ट हो गया। अब रनिंग में बहुत सारे मतलब स्टूडेंट कोई भाग रहा है तो उसको या तो कोई इंडिकेशन मेथड दिया कि भाई आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाओ, आप मतलब स्टॉप हो जाओ, आपको दौड़ना ही नहीं है, तो स्टॉप मेथड करके डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, फिर या तो वो भागते भागते थक गया तो बोलेंगे तुम बैठ जाओ वहीं पर, और बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस दौड़ना शुरू कर देना। तो स्लीप मेथड है कि वो स्लीप मेथड क्या करेगा कि थोड़ी देर तक जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको रोक देगा। रोकने के बाद उसका टाइम जो भी दिया होगा वो फिनिश होने के बाद वापस वो स्टार्ट होगा। लेकिन स्टार्ट होने से पहले वो ऑटो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं होता क्योंकि स्लीपिंग होने के बाद में नॉन रनेबल स्टेट में चला जाता है। तो नॉन रनेबल के बाद स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट रनिंग वापस रनेबल में आता है, वापस स्लीप मतलब बंदा थक गया था और थकने के बाद थोड़ी देर बैठ गया। अब जब तक टीचर्स उसको वापस सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो रनिंग नहीं करेगा, है ना। तो वापस स्लीप हो जाता है, स्लीप के बाद वापस हम नोटिफाई जैसी मेथड को यूज करके वो रनेबल में आके रनिंग करना हमारा स्टार्ट हो जाता है और रनिंग हमारी फिनिश होती है तो लास्ट में क्या प्रोसेस होती है, टर्मिनेट होती है। तो जिस तरीके से हम ग्राउंड में दौड़ते हैं और ये हमारी प्रोसेस होती है, इसी तरीके से बैकग्राउंड में मेमोरी में हमारा क्या होता है, थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है। ओके, तो रनेबल मतलब समझो कि सिग्नल मिल जाता है उसको, दौड़ रनिंग मतलब अभी दौड़ना ग्राउंड में शुरू है, दौड़ने के टाइम फिनिश होने के बाद टर्मिनेट होता है, लेकिन ड्यूरिंग दौड़ने के टाइम पर वो स्लीप हो जाता है या उसको थोड़ी देर तक रोक दिया जाता है काम को, या उसको ग्राउंड पे बिठा दिया जाता है तो वो स्लीप मोड में चला जाता है, तो वो नॉन रनेबल स्टेट एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद वापस को सिग्नल मिलता है कि अब दौड़ना शुरू करो तो वापस वो रनेबल जाकर वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो रनेबल, रनिंग और ये टर्मिनेटेड। ठीक है, अब ये तो हमारा बेसिक थ्योरेटिकल हो गया।
अब प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे साबित करेंगे कि हमारा थ्रेड एग्जीक्यूशंस में है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते, एक क्लास हम डेवलप कर देते। इस क्लास का थ्रेड सैंपल नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब इसी क्लास के जरिए से हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टी डॉट रन मेथड को कॉल किया। तो रन मेथड हमारा डायरेक्टली थ्रेड तो क्रिएट हो जाता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद में हमने रन स्टेट को कॉल करते हैं और रनिंग का स्टार्ट कर दिया। अब उसने क्या किया, 1 2 3 4 हमारा लूप स्टार्ट है, बराबर। एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये करंट थ्रेड गेट नेम रन बाय ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, देखो फॉर लूप तो बहुत स्पीडली एग्जीक्यूट हुई है, फॉर लूप के अंदर में कोड लिखा हुआ है, इतनी चीज को याद रखो, ये फॉर लूप के अंदर है। ओके, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ एंड होता है। तो जब x की वैल्यू 1 होती है तब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उसने थ्रेड का जो नाम था वो प्रिंट कर दिया, और उसको स्लीपिंग मोड में, मतलब जब फॉर लूप में आगे एग्जीक्यूशन शुरू हो उसको क्या कर दिया उसने, स्लीप मोड में। तो आउटपुट में 1 की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट के लिए वो रुक जाएगा कंप्यूटर, फिर थोड़ी देर के बाद में वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। फिर इसी तरीके से 2 वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, उसके बाद वापस स्लीप करेगा तो थोड़ी देर वापस एग्जीक्यूशन रोक देगा, वापस उसका इस तरीके से ब्लॉकेज करते 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 मतलब स्लीप के बाद में स्टार्ट होकर हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो इसी चीज को देखने के लिए हम यहाँ पर जाते, कोड को रन करते। देखो ये रन बाय थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट होता है। वापिस अगर इसकी वैल्यू मैं थोड़ी और बढ़ा दूं, मान लो कर देता हूं 5000, अब मैं रन करता हूं। देखो रन बाय मेन किया, अब थोड़ी देर तक रुक गया है, कोई आउटपुट दूसरा नहीं आ रहा। अब देखो 5 सेकंड के बाद हमारा वापिस आउटपुट आ रहा है, इसके बाद थोड़ी देर के बाद वापिस हमारा रन बाय मैनेजर आउटपुट आ रहा है, और i लेस देन 3 तो 3 लेस देन 4 तक हमारा चला। फिर इसके बाद बाहर आके इसने जो थ्रेड का जो गेट नेम था, वो कौन सा स्टेट था उसको उसने प्रिंट कर दिया। ओके, अभी मतलब वो कौन सा थ्रेड का नाम था वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसने प्रिंट कर दी। ओके, तो ये बेसिक हमारा थ्रेड का एक प्रोग्राम था कि थ्रेड यानी मल्टीपल टास्किंग को वो अचीव कर सकता है, ठीक है। इसके लिए मल्टीपल मतलब साइमल्टेनियसली टास्क को वो एक साथ में एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, तो बेसिक डेमो है। अब इसमें डीप में जाए तो बहुत सारा चीजें, अगर आपको तो हम एंड्रॉइड के बेस पे ले जाएंगे, तो एंड्रॉइड में जैसे अपनी स्प्लैश स्क्रीन जनरेट होती है, स्क्रीन जैसे आपका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो लॉन्च करने के बाद एक स्क्रीन दिखती है, थोड़ी देर तक वो लॉन्च होती है, फिर मेन स्क्रीन में आप चले जाते हो, डैशबोर्ड पे चले जाते हो। तो जो स्क्रीन एग्जीक्यूशंस में होती है, वो जो स्क्रीन कैसे होती है वो एग्जीक्यूशंस में, थोड़ी देर तक उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो वो हम क्या करते हैं, थ्रेड के जरिए से वो एक्टिविटी को स्लीप मोड में कर देते हैं, फिर इसके बाद वो रन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक थ्रेड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। ओके, अब हम आते हैं कि जावा में कलेक्शन जैसे वेरिएबल होते हैं, इस तरीके से जावा में कलेक्शन है। तो अरे लिस्ट, लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये इस सब का चीज का यूज होता है। तो अब ये किस तरीके से कलेक्शंस की हायरार्की दी है, कलेक्शंस में अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्यू, हमारा ये ट्री स्ट्रक्चर, हैश डेट, ये सारी की सारी चीजें हमारा किस में होता है, जावा का कलेक्शंस में बोला जाता है। मतलब हमारा वेरिएबल जो होता है वो सारे के सारे डेटा को, ऑब्जेक्ट को उसके अंदर में स्टोर करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कलेक्शंस। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसमें जाएंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कोड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक बेसिक सा एक अरे लिस्ट का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जावा कलेक्शंस ये बेसिक एग्जांपल है। हमने देखो ये अरे लिस्ट है, इसका क्लास तो मेन टाइप स्ट्रिंग टाइप था, कास्टिंग में लिस्ट हमने ऐड किया, रवि विजय ये ऐड किया, ठीक है।
फिर हमने सारा का सारा जो डेटा ऐड किया था वो अरे लिस्ट के अंदर, इस तरीके से वन काइंड अरे है लेकिन ये अरे लिस्ट कहलाएगा। तो ये सारा का सारा डेटा ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर होता है। तो रवि ये अब जब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, कलेक्शन किसका कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का कर रहा है, बराबर। ये बात खास याद रखना है, कलेक्शन इज डूइंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, तो ऑब्जेक्ट का लूप हमको चलाना पड़ेगा। तो ये लिस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसने सारा इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट को स्टोर किया की वैल्यू को स्टोर किए। अब इसका लूप चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इटरेटर का क्लास का यूज करना पड़ेगा। इटरेटर के लिए हमारा पैकेज होगा जावा यूटिल इटरेटर, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अरे लिस्ट कलेक्शंस के लिए हमको यूज करना पड़ेगा जावा यूटिल अरे लिस्ट। तो ये दोनों चीज का हम लोगों को इसमें पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम वे ये पैकेज के लिए हम ट्री, लिंक लिस्ट, क्यू लिस्ट, ये दूसरे सेम फंक्शन, ये सेम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं सेम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम इटरेटर देखते हैं। तो इटरेटर में क्या करता है कि जैसे रवि विजय है, तो वो जैसे फॉर लूप होता है इस टाइप से कि ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट इटरेटर। तो इटरेटर का क्लास इसका ऑब्जेक्ट को उसकी वैल्यू दे देता है कि भाई अब इटरेट करने के लिए तो रेडी हो जा। तो इसको सारा का सारा डेटा ये ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। तो अब वो ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से रनिंग करना चालू रखता है। हैज नेक्स्ट चेक करता है कि आगे की पोजीशन में कोई डेटा है कि नहीं है, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, तो वापस लूप चालू रहता है। नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, लूप में से हमको बाहर फेंक देता है। तो लेट इट चेक, इसका हम आउटपुट क्या आते हैं उसको हम जरा गौर करते हैं। देखो रवि विजय, रवि अजय, ओके। तो ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक अरे लिस्ट था, हमने इसको अरे लिस्ट के साथ में हमने क्रिएट करके हमने बनाया। अब जो मेन चीज चलाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एंड्रॉयड में भी इसी का इस्तेमाल होता है और बार बार इसी का इस्तेमाल होके वो मतलब हमारा आउटपुट को जनरेट करेगा वो। तो ये एक कोड देखते हैं हम, टेस्ट जावा कलेक्शंस, ये कोड तो हमने देख चुके हैं। अरे लिस्ट फाइनल, ओके, ठीक है। अब देखो अरे लिस्ट तो हमने ये जो केस पे अरे लिस्ट का यूज किया था, इस केस में तो कैसा था कि हमारा क्लास था स्ट्रिंग टाइप था, वो तो बिल्ट इन क्लास टाइप है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमने स्ट्रिंग डेटा हमने पास कर दी, ये सारा हो गया। लेकिन अब उससे थोड़ा अलग पढ़ा रहा हूं, इसमें अगर हमको एक क्लास है स्टूडेंट मॉडल, तो उस स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट के डेटा को हमको स्टोर करने हैं अरे लिस्ट में, तो क्या करेंगे, समझे ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लास है, ये हमारा मॉडल क्लास बनाया, एक क्लास का हमने नाम दे दिया इंटीजर रोल नंबर नेम वेरिएबल है, और ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। इसमें हमने डेटा रोल नंबर ने जो पास करेंगे तो वो चीजें इसके अंदर में असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी क्लास मॉडल का यूज करके, इसी मॉडल का यूज करके अगर मैं ऑब्जेक्ट का यूज करता हूं तो किस तरीके से मुझे एक्सेस करने की फैसिलिटी मुझे किस तरीके से मिलती है। तो S1 10 शाहिद, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, कितने, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। तीनों ऑब्जेक्ट का डेटा हम अरे लिस्ट में असाइन करेंगे। अब S1 को हमने अरे लिस्ट बनाया हमने, बराबर। तो अरे लिस्ट का नाम कास्टिंग क्या कर दिया हमने, स्टूडेंट मॉडल से करा, क्योंकि वो ये मॉडल का ऑब्जेक्ट को अपने अंदर में स्टोर करता है, ताकि कास्टिंग हमारा उसी क्लास नेम के साथ में होगा, है ना। तो देखो अरे लिस्ट एक हमारा कलेक्शन, जावा कलेक्शन का एक क्लास है। अब वो क्या कर रहा है कि स्टूडेंट जो यूजर डिफाइंड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर रहा है। इसके लिए जो पुराने वर्जन में नहीं था और नए वर्जन में जो कंसेप्ट आया है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते, व्हाट इज जेनरिक क्लास। तो जेनरिक कंसेप्ट में ये हमारा जावा का कलेक्शन है, मतलब एक डेटा टाइप के डेटा दूसरे डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। अरे लिस्ट एक क्लास है, लेकिन अब वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर में बिल्ड करता है विदाउट टाइप कास्टिंग या विदाउट कोई एरर,
वो अपने आप के अंदर स्टोर कर सकता है। इसके लिए जेनरिक क्लास का हमारा कंसेप्ट आ गया। तो इसके अंदर में क्या देखो, a1 डॉट एड, हमने s1 એટલે ये ऑब्जेक्ट का डेटा हमने इसमें स्टोर कर दिया। ओके, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी असाइन होगी। तो ये स्टूडेंट मॉडल, तो स्टूडेंट मॉडल हमने मॉडल बनाया था, ये रोल नंबर नेम एज वेरिएबल दिए, हमने इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर में इनिशियलाइज कर दिया और हमने क्या करा है उसमें डेटा को डाल दिया। तो ये डेटा S1 S2 S3 हमारे 3 डेटा आ गए। A1 S1 को स्टोर हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। अब हमारा इटरेटर चलेगा, लूप को असाइन करेंगे। तो स्टूडेंट मॉडल इटरेटर नेक्स्ट, तो R ST S1 डॉट रोल नंबर नेम અને एज। तो हम इसको अगर हम रन आउट करते हैं, देखो 10 साहिद 23 ये आ गया और ये समीर आ गया। तो क्यों आया? तो यही चीज हमने क्या किया कि A1 ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसको असाइन कर दी। अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का डेटा का कलेक्शन है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये ऐसा अरे है कि जो दूसरे ऑब्जेक्टों को स्टोर करता है। तो A1 है वो क्या करता है, S1 के सारे डेटा को अपने अंदर में स्टोर कर देता है। तो S1 S2 और S3 वो सारे के सारे डेटा इसके अंदर में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट लूप लेना है, तो लूप के अंदर हम कास्टिंग करेंगे कि भाई फर्स्ट डेटा कौन सा था, क्या चीज था, उसको प्रिंट करना है। तो इसका कास्टिंग करके हम इटीआर नेक्स्ट और उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेटा उसके मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट के डेटा इटरेटर के पास में है। अब इटरेटर का लूप स्टार्ट होता है, तो लूप स्टार्ट होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, तो इसको कास्टिंग करेंगे, तो S1 डॉट रोल नंबर, तो फर्स्ट का प्रिंट हो जाएगा। फिर आ गया, फिर ऑटोमेटिकली इटरेटर नेक्स्ट पे पोजीशन पे जाएगा। तो नेक्स्ट पोजीशंस में जाते ही वो मतलब सेकंड डेटा को डिस्प्ले करेगा और इसी तरीके से वो थर्ड डेटा को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरीके से हम मॉडल के साथ में लेकर अरे लिस्ट का कैसे इस्तेमाल करना। हाँ, तो यही चीज बार बार तुम्हारे उसके अंदर में, मतलब एंड्रॉइड के अंदर में हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए यूटिलाइजेशन होगा। और यही अरे लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है A1 को, फिर आगे जाके कंसेप्ट आएगा कि वो एडेप्टर को असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक का फंक्शन हो गया कि अरे लिस्ट के साथ में हम किस तरीके से क्लास का डेटा भी स्टोर कर सकते, क्लास के ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते। थैंक यू।